ओके। और मुकेश को लिखा गया, मुकेश कौन है? सेल्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट है। भेजा किसने? द मैनेजर ऑफ सेल्स। तो मैनेजर ऑफ सेल्स यानी मे बी इट इज सुरेंद्र घोष इटसेल्फ। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक छुट्टी मांग रहा है, और छुट्टी जो उसने मांगा था उसके रिलेटेड उसको पर्सनलाइज एक मेमोरेंडम लिख के भेजा गया है। दैट्स ऑल इन दिस वन। और यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ है वो थोड़ा ध्यान देना है। मोस्टली इट इज नॉट करेक्टली मेंशन्ड और रिटर्न। आप लोग एक चीज फोकस कर रहे होंगे, यहाँ पे सैल्यूटेशंस नहीं दिया है, मिस्टर मिस वगैरह वो सब चीजें नहीं यूज की है। तो जितना हो सकता है वो लोग सैल्यूटेशंस अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पे। बस बात इस पे देखते हैं। ऑफिस सर्कुलर्स। Office circulars are for disseminating information to a large number of employees within the organization. यानी ज्यादा एम्प्लॉयज को एक साथ पहुंचाना, दैट इज ऑफिस सर्कुलर्स. Since it is an internal communication, therefore it has traditionally been brief and business like, formal and devoid of salutation. Business like formal तरीके से होगा, थोड़ा बहुत ब्रीफ डिटेल भी दिया जाएगा, और सैल्यूटेशंस नहीं होगा. तो अभी कुछ एग्जांपल्स इन लोग ने यहाँ पे दिए हैं. इनविटेशन सजेशन टाइप का ये पहला पार्ट है इसके अंदर. तो जहां पे वो लोग इनविटेशन का सजेशन दे रहे हैं. सुमन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पुणे और पिन कोड दिया है, और सर्कुलर नंबर उन लोग ने नीचे बीच में ही लिखा है. ये ध्यान देना, एमसीक्यूज के अंदर बहुत मायने रखता है ये. अभी प्रीवियस वाले में हम लोग ने मेमो जो नंबर थे ना वो लेफ्ट में लिखते थे हम लोग. देखो यहाँ पे रेफरेंस है या मेमो नंबर है वो लेफ्ट में लिखते थे. यहाँ पे उन लोग ने कहाँ पे लिखा है? सर्कुलर नंबर बीच में लिखा है. तो इट इज लाइक द रेफरेंस नंबर ओनली. सर्कुलर नंबर जो है वो क्या है एक्चुअल में? रेफरेंस नंबर. कभी पुराना रेफरेंस निकालना है तो वो टाइम पे रेफरेंस नंबर रहेगा. अंडरस्टूड. एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर एज यूजुअल. सिर्फ जो राइटिंग बॉडी रहेगा ना, जो सेंटर पैराग्राफ है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये अलग तरीके से लिखा जाएगा, सार्वजनिक तरीके से. अंडरस्टूड. The manual of instruction, which was last revised in June 2017, is proposed to be updated. Constructive suggestions are welcome from employees. तो बेसिकली सजेशंस को इनवाइट किया जा रहा है कि आप लोग सजेशंस दो अपने हिसाब से. सजेशंस आर सेंट टू बी सेंट अंडर द टू द अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय 30th अप्रैल 2019. तो सजेशन किसको पहुंचाना चाहिए? उन लोग कंपनी को, सब कंपनी के अंदर सब लोग को मालूम रहेगा, उस जगह पे सजेशन उन लोग को देना है. ऐसे. तो उनके जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स रहेंगे उस तरीके से. किसने भेजा ये? मैनेजर ऑफ ओ एंड एम सेल. ओ एंड एम सेल यानी क्या? इट इज अ डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट के मैनेजर ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों को भेजा है. चलो, इंसिस्टिंग पंचुअलिटी. मिनी कंडक्टर्स लिमिटेड. तो यहाँ पे पंचुअल होने के लिए रिक्वेस्ट वगैरह करना. एम्प्लॉयज आर रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली अधेयर to the office timings, tendencies to move around unnecessarily in corridors, and canteens would be viewed seriously. मतलब यहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयज को सिर्फ इतना मेंशन करवाने को ट्राई कर रहे हैं कि भाई कुछ भी फालतू टाइम पास यहाँ पे करो मत, ऐसे. बट इन अ सोफिस्टिकेटेड, कस्टमाइज्ड, ऑफिशियल मैनर, ऐसे. Cooperation of all employees is solicited in maintaining decorum and discipline in the office premises. तो टेक्निकली सब लोग को बोला जा रहा है कि एक डिसिप्लिन मेंटेन करो, ऑफिस का जो तौर तरीके होते हैं उसको मेंटेन करो, खराब मत करो, ऐसे. कौन लिखा है? भगत सिंह, मैनेजर पर्सनल. क्लियर एवरीवन? अगेन सेम थिंग, सर्कुलर नंबर बीच में. एक्चुअली है ना, टेक्निकली स्पीकिंग आई वुड से ये लिखने का जरूरत नहीं होना चाहिए. लोग ने रिवाइज करना चाहिए. बहुत सारे कंपनीज ये अवॉइड करते हैं, पर सिंस आपको सिलेबस में है, पैराग्राफ में है, तो आपको लिखना है. मतलब एग्जाम्पल्स में तो आपको लिखना है. एम आई क्लियर? अच्छा, एक बार आप लोग को, आई एम वेरी सॉरी. चलो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन, ऑफिस ऑर्डर्स. अभी ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग. ऑफिस ऑर्डर्स हैव फॉर्मेट सिमिलर टू दैट ऑफ मेमोरेंडम्स. व्हाट मेक्स देम डिफरेंट इज द पर्पस एंड टोन एम्प्लॉयड. तो मतलब एक इसका टोन थोड़ा स्ट्रिक्टर रहेगा ऐसा. They generally deal with matters affecting rights and privileges of employees. The language is used, the language used is formal and legally common. तो फॉर्मल लैंग्वेज, कॉमन बेसिक लैंग्वेज यूज करना, लेकिन थोड़े देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया पैसिव वर्ड्स.
तो पैसिव यानी आप सार्वजनिक तरीके से बताने को ट्राई कर रहे हो, बट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे, ऐसा थोड़ा टाइटर लेवल पे। इन एडिशन दे कैरी अ बोल्ड, हाँ मेंशन किया इन लोग ने, बोल्ड अंडरलाइन हेडिंग टू हेल्प अस आइडेंटिफाई देम। कॉपीज आर सेंड टू द कंसर्न पीपल, तो जो लोग को भेजना है ना, उन लोग को स्पेसिफिक कंसर्न लोगों को भेजा जाएगा। या तो सार्वजनिक भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। सो ऑर्डर नंबर, इसलिए यहाँ पे मेंशन क्या किया, ऑर्डर नंबर, इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ऑफिस ऑर्डर, डेट मेंशन की है, मिस्टर जे के सक्सेना मैनेजर, फ्रेंड्स कॉलोनी ब्रांच इज ट्रांसफर्ड टू द रीजनल ऑफिस ऑन सम रैंक एंड पे, he shall hand over charge to the chief manager and report at the regional office by 10th March 2019। तो फ्रेंड्स कॉलोनी ब्रांच जो है वो ट्रांसफर कर दिया, उसके बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। अंडरस्टूड। तो ट्रांसफर करने के बाद कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी है, भेजनी है, वो सब इन लोग ने यहाँ पे मेंशन किया। अमेरिकन स्टील कंपनी लिमिटेड चेन्नई, रेफरेंस नंबर दिया, यहाँ पे ऑर्डर नंबर नहीं दिया है, और लेकिन सेंटर में लिखा है उन लोगों ने इट इज ऑफिस ऑर्डर। अभी वो कंपनी डिसाइड करता है अपने हिसाब से कि मुझे ऑर्डर नंबर यहाँ पे मेंशन करना है या रेफरेंस नंबर मेंशन करना है, बट टेक्निकली ऑल ऑफ दीज आर रेफरेंस नंबर्स डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न द कंपनी यूजेस। अंडरस्टूड। कंफ्यूज मत हो जाना, कह रहे उधर ऊपर तो अलग लिखा था, यहाँ पे नीचे अलग लिखा है, ऐसा क्यों? वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिसीजन रहता है कि हमें किस तरह से ऑर्डर फॉरवर्ड करने हैं, ऐसे। ऑफिस ऑर्डर, Sri Rajan Pillai has been posted to the accounts department as assistant accountant WEF today। So मतलब आज से ही शुरू करके ऐसे। तो ये किसको भेजा गया है? अकाउंट्स ऑफिसर को, ऐसे जो उधर अकाउंट्स ऑफिसर रहेंगे, तो उनको ये ऑर्डर्स पहुंचाया गया। क्लियर है एवरीवन? Office notes are exchanged between two different departments. Companies follow a particular format for notes of these types. The actual layout of the note may differ from company to company। अभी नोट्स मतलब एक सिंपल रिटर्न लिखा हुआ चीज है, एक दूसरे को शेयर करते हैं ना। लेटेक्स बॉल्स लिमिटेड, अच्छा, अभी लिखना किस तरह से है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, मैटर ऑफ स्टाइल एंड इंडिविजुअल प्रेफरेंस अपना अपना रह सकता है, कंपनी के हिसाब से जो भी डिसाइड किया जाता है वैसे। तो रेफरेंस नंबर लिखा है, किसने भेजा और क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग नोट्स जो भेज रहे हैं ना किस रिलेटेड है बताना जरूरी है, क्योंकि नोट्स है। ओके। और यहाँ पे देखो बीच में सेंट्रल हेडिंग नहीं है, तो भूलना मत। तो नोट्स वाले केस में यहाँ पे सेंट्रल हेडिंग नहीं है। देखो सेकंड स्पेसिमेन भी के अंदर भी सेंट्रल कोई हेडिंग नहीं है। तो क्या क्या आएगा इंपॉर्टेंट चीज, रेफरेंस, फ्रॉम और सब्जेक्ट, और फिर उसका मेन बॉडी। क्लियर है? और डेट राइट हैंड साइड में और टू भी राइट हैंड साइड में। ठीक है। और सेंट बाय वो सब डिटेल्स यहाँ पे लास्ट में ना। बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्कशन नहीं है, सिर्फ बॉडी का लैंग्वेज समझना चाहिए हम लोग ने। यहाँ पे बॉडी हम लोग सिर्फ इसीलिए गो थ्रू कर रहे हैं ताकि लैंग्वेज समझ में आए। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी is to be held on 18th July 2019 to transact some urgent business. Therefore, two very urgent board meetings are to be held in quick succession for discussing a detailed agenda. The preparation of relevant papers and other documents in connection with the above is to be given top priority. Considering the workload likely to arise on account of this, an additional stenographer may please be posted to this department for a period of 1 month। So basically इन लोग वो नोट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मीटिंग के बारे में, और उसके एसोसिएटेड जो भी एक्टिविटीज है उसमें एम्प्लॉइज को रेडी होने के लिए कहा जा रहा है। क्लियर एवरीवन? टू में फॉर्मेट इज सिमिलर। फ्रॉम सब्जेक्ट, अभी सब्जेक्ट में क्या है, स्टॉक टेकिंग फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2019। तो स्टॉक टेकिंग यानी टेक्निकली उसके स्टॉक के रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस लेना, मतलब अकाउंट क्लोजिंग जैसा हिसाब रहता है वो। द स्टॉक टेकिंग फॉर द पर्पज ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग
31/3/2019 would commence on 30/3/2019. All departments may be advised to draw their requirements latest by 29/3/2019. Also, there would be no supplies to customers from the stores on 30 and 31st March 2019. So it is like basically इसके अंदर इतना ही है कि वो लोग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे. इवन ये केस के अंदर भी इट वाज लाइक इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या होने वाला है, उसके रिलेटेड क्या क्या करना है. यहाँ पे भी क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, वो यहाँ पे इस पॉइंट्स में नोट्स के अंदर उन लोग ने प्रोवाइड किया है. एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम. सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम टू हो गया, एंड डेट्स एंड ऑल एक्सेट्रा. क्लियर. पॉइंट्स टू रिमेंबर. A memo is different from letter both in format and its effect on the addressee. It is important to note that a memo does not have salutation और complimentary clause. तो मेमो के अंदर हम लोग ने स्टार्टिंग से देखा कि उसके अंदर कोई सैल्यूटेशन नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी नहीं है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, हम लोग ने लेटर के अंदर हेडिंग में देखा था, मतलब बॉडी के अंदर का लास्ट का पार्ट जो पैराग्राफ है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. बट द सब्जेक्ट इज क्लियरली रिटन एंड अंडरलाइंड. तो सब्जेक्ट को बहुत क्लियर और स्पेसिफिकेशन के साथ इन लोग ने यहाँ पे मेंशन किया है. ओके. मेमोज आर कॉमनली यूज्ड फॉर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू स्टाफ. तो स्टाफ को इंस्ट्रक्शन करने, कोई पॉलिसी चेंज हो रहा है सजेशंस वगैरह को लेके, मतलब उसके अंदर सजेशंस वगैरह के लिए कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन देने, रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक्सेट्रा. Whatever be the subject matter, the language of memo should be polite and courteous. Subject matter कोई भी हो, language थोड़ा polite होना चाहिए और courteous होना चाहिए. भले थोड़ा आप strict भी हो रहे हो, tight भी कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, लेकिन एक अच्छे बेसिक फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए. अभी नेक्स्ट हेड बड़ा टॉपिक चालू कर रहे हैं हम लोग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अभी मेमो टेक्निकली देखने जाएंगे तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ही आया, पर थोड़ा अलग तरीके से उसका मतलब ये रहता है रिक्वायरमेंट्स ऐसे. तो देखते हैं क्या है डिटेल में. The MIS concepts. Executives in an organization provide leadership and direction for planning, organizing, staffing, supervising and controlling business activities. अभी एग्जीक्यूटिव यानी कौन, जो एग्जीक्यूट करेगा सारी चीजें. तो जो एग्जीक्यूट करेगा ना, वो सारी चीजों को लेके, मतलब जो भी एग्जीक्यूट करना है, प्लानिंग को लेके, ऑर्गेनाइज करके, स्टाफ को लेके सुपरवाइज करना, ये सारा चीजें एग्जीक्यूशन के अंदर आया. Each of these business activities involves decision making process. For making decisions, executives needs information. तो अभी रिपोर्टिंग सिस्टम जैसा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि वो भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट जैसा है. तो ये जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जो भी बिजनेस को लेके, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हर चीज, these are based on the decision making process. अभी प्रोसेसेस, इंफॉर्मेशन जो है वो आएगा तभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आगे बढ़ेगा. तो इंफॉर्मेशन करेक्ट तरीके से आना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्टफ. द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट और बाय डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट. तो एक डिपार्टमेंट पूरा अलग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन निकाला गया है उस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू किया जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा, और उसमें से मेन क्या क्या समझ में आया, क्या यूज कर सकते हैं. मार्केट अंडरस्टैंडिंग जो आप लोग को मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में और ओसी में रहा है 11th-12th में. ओके. तो उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन निकालते हो और उस इंफॉर्मेशन के अलग अलग पार्ट्स को यूज करते हो आपके कंपनी के डिसीजंस के लिए, एंड दोज डिसीजंस फिर उसके बेस्ड आगे का एग्जीक्यूशन होता है. विद इंक्रीज इन कंपटीशन in the era of information economy, the demands for organized need based information is increasing day by day. Depending on the hierarchy of the information need differs. Accordingly, different types of information systems are required. To achieve this goal, different types of information systems are divided by the organization. The MIS is derived from these information systems used in the organization. तो MIS मतलब क्या होता है, टेक्निकली स्पीकिंग, जो भी इंफॉर्मेशन जमा होता है ना, उसको अलग अलग लेवल पे यूजेबल बनाना. इंफॉर्मेशन हम लोग सब लेके आते हैं, पर सबके सब हमारे काम नहीं आते. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो जनगणना करने वाले आते हैं ना अपने घर पे, कितने बच्चे हैं, वो सब काउंटिंग करने को आते हैं, तो डेटा जमा करते हैं. ओके. एड्रेस लिखा रहता है, वो घर के अंदर कितने लोग हैं, कितने नहीं है. तो वो डेटा है ना, उसके अंदर बहुत सारा चीज भरा पड़ा है. एड्रेस लिखा हुआ है,
लोकेशन लिखा हुआ है, फिर टोटल अगर हम लोग को सारे एरिया का पता करेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ता है पॉपुलेशन भी। ओके, उसमें से ये भी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ता है कि एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, कितने बच्चे हैं कितने बूढ़े हैं, लाइक यंग एंड ओल्ड। तो टेक्निकली ये इंफॉर्मेशन बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। ओके, फोन नंबर्स भी हो सकते हैं। सो एम्पल ऑफ डेटा। तो ये डेटा सबका पूरा का पूरा डेटा किसी कंपनी को इमीडिएट काम नहीं आता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग तरीके से काम में आएगा डेटा। तो डेटा को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेग्रीगेट करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया ताकि इंफॉर्मेशन को सॉर्ट कर सके और समझ सके और वो हिसाब से एनालाइज करके यूजेबल बना सके। postulate Major postulates of MIS. Information form of a MIS is periodic, exception and based on demands. पीरियोडिक यानी कैसे अलग अलग पीरियड्स में ना वो इंफॉर्मेशन चेंज हो सकता है, जैसे फोन नंबर्स बदली हो जाते हैं, लोगों के एज चेंज हो जाते हैं, ऐसे। तो डिमांड्स के हिसाब से उसको यूजेबल बनाना एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है कि सबको सब टाइप का डेटा काम आएगा। सेकेंड, इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स आर प्री स्पेसिफाइड एंड फिक्स्ड। इंफॉर्मेशन जो जमा किया जाता है उसके फॉर्मेट्स फिक्स्ड रहते हैं, स्पेसिफाइड रहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए और इस तरह के इस फॉर्मेट में ही चाहिए ताकि उसको यूजेबल किया जाए। वरना क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन जो आएगा उसको पहले फॉर्मेट में अरेंज करो, ऑर्गेनाइज करो और बाद में उसको यूजेबल बनाओ, विच एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय एक्सट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेशनल डेटा। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो निकाला जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग जगहों से, ऐसे। तो ऑपरेशनल डेटा यानी कंपनी के रिलेटेड डेटा भी हो सकता है और सोसाइटी रिलेटेड डेटा भी हो सकता है। डेटा अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, ऐसे। तो इट कैन बी वाया इंटरनेट, इट कैन बी वाया पीपल, तरीके अलग अलग हो सकते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग सेग्रीगेट करते हैं, समझने को ट्राई करते हैं, या कंपनीज के थ्रू भी कोई सर्वे वगैरह करते हैं, कंपनी के अंदर का सर्वे करते हैं, तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्म कर रहा है यानी इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके बेस्ड का नहीं रहेगा, उसके स्टॉक्स के बारे में होगा, कंपनी के और जो एम्प्लॉयज है उनके सैलरीज के बारे में होगा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स कितना हो रहा है, उस बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, ऐसे। सो दैट विल मेक अस ये सारे इंफॉर्मेशन को यूजेबिलिटी करके समझ के उसको एनालिसिस करने के बाद वन कैन अंडरस्टैंड whether the organization is performing good or not. It supports the intelligence and implementation stages of decision making. तो अगर ये इंफॉर्मेशन मिलता है ना तो हम लोग इंटेलिजेंस लगा के कुछ चीजों को सही जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस को और स्मूथ कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस फॉर ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो अलग अलग स्ट्रक्चरल लेवल पे डिसीजंस ले सकते हैं। स्ट्रक्चरल लेवल पे है ना, डिपार्टमेंटल लेवल पे भी, बहुत बारीक बारीक लेवल पे भी। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल डिसीजन लेना, बट ऑन द डिफरेंट लेवल्स। तो उसके हिसाब से उसका प्लानिंग किया जाएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए मेथोडोलॉजी बनाया जाएगा कि किस तरह ये सारी चीजों को कंट्रोल किया जाए, उसको देखा जाए। क्योंकि हम लोग अभी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं गाइस। छोटे ऑफिस ये सारी चीजें अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, इट इज दैट एक्सपेंसिव। डूइंग दीज काइंड ऑफ वर्क ना, इट टेक्स लॉट ऑफ कलेक्शन, सेग्रीगेशन, एनालिसिस, और उसके हिसाब से उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उतना लेवल का, ऐसे टेक्निकली।